चलिए दोस्तों, हम संविधान को कंटिन्यू करते हैं, संविधान को पढ़ते हैं और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि बाकी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से कर सकें। अभी मैं आपको परिसीमन आयोग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, संविधान में देखिए, इस बात को क्लियर समझ लीजिए। देखिए ये क्या शब्द है, परिधन सीमन। ठीक है, तो परिसीमन के बारे में देखिए, परिवर्तन होना, मतलब परिवर्तन प्लस सीमा में परिवर्तन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सीमा जो होता है ना, यह जो क्षेत्र होता है, तो सीमा में क्या करना है, हमको परिवर्तन का काम करना है। ठीक है, इसीलिए अभी मैं आपको परिसीमन आयोग के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? तो आई विल एक्सप्लेन टुडे अबाउट परिसीमन आयोग। ठीक है, तो परिसीमन आयोग के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपको पूरे इसके कॉन्सेप्ट को लेके जाऊंगा, पूरे तह तक आपको लेके जाऊंगा। इसे क्वेश्चन संविधान में पूछाते हैं, पूरी ज़िंदगी पूछे जाएंगे। तो इसमें सीमा में परिवर्तन होता है। अब देखिए टू द पॉइंट, मेन मुद्दे की बात। भारत के संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 82 में 82 में सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि जो हमारा भारत के संविधान है वो परिसीमन के बारे में कुछ नहीं कहता। संविधान में स्पष्ट इसका क्या काम होगा, इसके कार्यों के बारे में जानकारी नहीं है ना, कि परिसीमन आयोग का काम क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो कोई जानकारी इसका नहीं है कि क्या काम होगा। हाँ, परंतु अनुच्छेद 82 है, अनुच्छेद 82 आर्टिकल में ये बात लिखा गया है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, आपको पता है कि हर 10 साल में भारत में जनगणना होता है, तो प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर क्या होगा, लोकसभा और राज्य के जो निर्वाचन क्षेत्र है, मतलब विधानसभा इत्यादि के जो एरिया है, ठीक है, जितने में लोकसभा आता है, जितने में विधानसभा आता है, तो 10-10 साल में क्या जनगणना होती है और 10 साल में जनसंख्या में वृद्धि होती है और सीटों का आवंटन उसी जनसंख्या के वृद्धि के हिसाब से दिया जाता है। जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना सीट मिलता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो क्षेत्र होगा, निर्वाचन क्षेत्र, उसका क्या होगा, उसका विभाजन होगा या पुनः समायोजन होगा। तो अनुच्छेद 82 में लिखा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना पश्चात जो लोकसभा का एरिया होगा या जो निर्वाचन क्षेत्र होगा विधानसभा का, उसमें क्या होगा, विभाजन होगा। विभाजन भी हो सकता है और कई बार 2 लोकसभा क्षेत्र को मिला के एक कर दें या उसको परिवर्तन कर दें, था ना, या समायोजन कर दें। ये बात लिखा हुआ है, लेकिन कोई काम को स्पष्ट नहीं लिखा है। बस इतना ही लिखा है अनुच्छेद 82 में, प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा या विधानसभा में क्या होगा, विभाजन हो सकता है उस क्षेत्र में या परिवर्तन हो सकता है उस क्षेत्र में या 2 क्षेत्रों को मिला के समायोजन किया जा सकता है। ये बात है, लेकिन इसके लिए क्या होगा, जो केंद्र सरकार होगा, ठीक है, वो एक विहित अधिकारी नॉमिनेट करेगा, इस काम को करने के लिए एक ऑफिसर को नियुक्त करेगा, जो क्या करेगा, इस काम को संभालेगा, जो इस प्रावधान को क्लियर करेगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 82 पर जो परिसीमन के बारे में बात करता है ना, अब समझना, संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर दिया गया और उसमें कहा, मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, किसमें, तो अनुच्छेद 82 में संशोधन क्या हुआ, तो संशोधन हुआ। ठीक है, इसमें क्या संशोधन हुआ, क्या अमेंडमेंट हुआ 82 में। देखिए, जब कभी भी इनको लगता है कि इसमें चेंज कर दिया जाए, तो ये संसद क्या करती है, अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, सीधा संविधान का संशोधन कर देती है। ठीक है, 368 का प्रयोग करके। लेकिन इसमें होता क्या है, अब संशोधन कर दिया और एक बात जोड़ दिया कि सन 2000 तक, कब तक, सन 2000 तक रोक लगा दिया कि किसी भी प्रकार का परिसीमन आप नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का आप इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो जैसा है उसको वैसे ही, विधानसभा लोकसभा सबको आप वैसे ही रखेंगे। ये बात आ गया। ठीक है, तो अब ये एक बड़ा इशू हो गया कि संशोधन कर दिया 82 में और बोल दिया कि वर्ष 2000 ईस्वी तक के लिए परिसीमन पर रोक लगा दिया। कब, 2000 तक के लिए, है ना। अनुच्छेद 82 में संशोधन किया और बोल दिया गया कि नहीं, अब तो हो ही नहीं पाएगा परिसीमन, तो कैसा किया जाए। तो प्रथम परिसीमन आयोग का गठन हुआ था 1952 में, ठीक है, फिर दूसरा 62 में, फिर तीसरा 73 में। तो
ये बात आई कि भाई 73 में हमने जो परिसीमन किया था उसके बाद से परिसीमन के क्षेत्र में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो कब तक के लिए नहीं करना है। तो 73 परिसीमन आयोग के बाद में, मतलब 1973 में जो हुआ था, तीसरा परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। 3 बार परिसीमन आयोग बना है, 52, 62, 73 और चौथा 2002। तो 1952, 1962, 1973 और अगला है सन 2002। ठीक है, तो यहाँ पे 73वें के बाद में एक बात आया कि अब अनुच्छेद 82 में कोई संशोधन नहीं होगा। कब तक? सन 2000 तक के हेतु परिसीमन में परिवर्तन नहीं होगा, या उसमें परिसीमन में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। जो जैसा जितना लोकसभा है, जितना विधानसभा है, उतना ही रहेगा। ये वाला बात आ गया। लेकिन भाई ये भी तो पता है ना कि जो जनसंख्या होती है वो क्या होता है, बढ़ते रहता है, घटते रहता है, स्थिर थोड़ी रहता है। और सीटों का आवंटन किस पे होता है? तो सीटों का आवंटन होता है जनसंख्या के आधार पर। जो भी आपको सीट हैं, है ना, तो सीटों का आवंटन किस पे होता है? ये होता है आपका पॉपुलेशन बेस या जनसंख्या के आधार पर, है ना, जनसंख्या के आधार पर होता है ना। इसीलिए अब ये बात 1973 के बाद में 1952, 1962, 1973 ये 3 बार परिसीमन हुआ। क्लियर कर लो नरेश, मोनिका, रेनू, नागेश, क्लियर कर बेटा इसको। ये कितने बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है? तो कंटिन्यू 4 बार हुआ है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, 52 में हुआ, 62 में हुआ, 73 में हुआ। फिर वो बोला कि 2000 तक कोई परिसीमन में परिवर्तन नहीं होगा। जितनी लोकसभा है, जो विधानसभा है वो वैसे ही रहेगी। लेकिन ये तो दिक्कत वाला बात होने लगा। बोला यार सन 2000 के बाद में फिर हम हमारे सामने भी तो अब एक दिक्कत हो गई, तो कैसे किया जाए? तो अब देखना यहाँ पे क्या होता है। 84 संविधान संशोधन होता है। ठीक है, कब? ये बात जैसे ही आई 1973 के बाद में, तो बोला कि भैया 2000 तक कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे 2000 ख़त्म हुआ तो तुरंत 2001 में अगले साल इन लोग क्या किए, एक वो ले आए, मतलब 84वां संविधान में संशोधन ले आए। संविधान संशोधन कर दिए। कब? 2001 में। 2000 तक सब चुपचाप बैठे थे, 73 के बाद में। और 2001 में संशोधन कर दिया। किस में करेगा? तो अनुच्छेद 82 में करेगा। अनुच्छेद 82 में एक कंडिका है 170 का 3, उसमें शर्तों में परिवर्तन कर दिया और उसमें कहा कि ठीक है एक काम करते हैं। बोला तो अनुच्छेद 82 के 170 के तीसरे बिंदु पे परिवर्तन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? संशोधन हुआ। समझ रहे हो हिरेंद्र, लकेश, क्लियर हो रहा है बेटा? तो 170 के एक अनुच्छेद 82 के 170वें के तीसरे बिंदु पे, तीसरे कंडिका पे संशोधन हुआ और इसमें कहा गया कि लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या में अब एक काम करते हैं, किसी भी प्रकार की वृद्धि या कमी नहीं करेंगे। कब तक? तो इन्होंने कहा संशोधन करते हुए कि 2026 तक हम एक काम करते हैं, ना तो लोकसभा के सीटों में परिवर्तन होगा, ना विधानसभा के सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। जैसा है वैसा रहने दो बोला, जैसा है वैसा रहने दो बोला 84 संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम समझ गए। अब उसके बाद में फिर परिसीमन आयोग का अगले साल फिर गठन हुआ 2002 में। अब ये बातें तो आ चुकी थी, ये बातें बैठ गई थी कि 82 संविधान अनुच्छेद 82 में 170वां के 3 में संशोधन कर दिया कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो जितनी सीटें हैं वो उतनी सीटें ही रहेगी। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। एक नया आयोग का गठन बना, चौथा परिसीमन आयोग सन 2002 में गठन हुआ। अब यहाँ से होता है कहानी चालू इससे प्रश्न का। कैसे? देखो एकदम सिंसियरली देखो, बहुत मार पड़ेगा बता रहा हूँ, अगर नहीं देखोगे तो, है ना। सन 2002 में ये चौथा परिसीमन आयोग का गठन हुआ और इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 2002 में किस तिथि को हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ। समझ रहे हो? ये हुआ था 12 जुलाई को, 12 जुलाई सन 2002 में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न आता है किसकी अध्यक्षता में। तो अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह, कुलदीप कुमार सिंह मिल जाएगा, कुलदीप सिंह लिख जाएगा, ये याद रखना। लेकिन ये कौन थे? वो थे जज थे, न्यायमूर्ति थे, न्यायाधीश थे। तो इन्होंने
इस आयोग की अध्यक्षता की और इस आयोग की सिफारिश को अब ये क्या किया, कैसे कैसे जनसंख्या है, कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं, पूरे स्टडी किया। और पूरी स्टडी करने के बाद में इसने एक रिपोर्ट बनाया, एक सिफारिश बनाया और केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल था उसके समक्ष उसको अगले मतलब सीधा 2008, क्योंकि इसको भी तो स्टडी करना पड़ेगा, भले 2002 में ये गठन हुआ था लेकिन ये सिफारिशों को फिर क्या किया, अपनी जो भी सिफारिशें थीं सिफारिशों को फिर ये पेश करता है। किसके सामने पेश करता है, तो कैबिनेट के सामने में, केंद्रीय कैबिनेट के सामने में, मतलब संसद के सामने में, केंद्रीय कैबिनेट इनके बीच में कहाँ पे पेश करता है। कब पेश करता है, तो ये पेश करता है बेटा 2008 में पेश करता है। कब पेश करता है, तो ये 2008 में जनवरी का ये 10 जनवरी 2008 को ये प्रस्तुत करता है पूरे सिफारिशों को। ठीक है, सिफारिशों को पेश करता है कैबिनेट के सामने। भले ये 2002 में गठन हुआ था लेकिन काम करते करते 6 साल लग गया इसमें। 2008 को इसने प्रस्तुत किया और उसे कैबिनेट ने 10 जनवरी 2008 को क्या किया, मंजूरी दे दी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। कैबिनेट ने मंजूरी कब दी, 2008 को मंजूरी प्रदान कर दी। अब नए परिसीमन से फिर क्या हुआ, अब देखिए ऐसा था ना कि यहाँ पे अध्यक्ष बना, सिफारिश पे वो पूरा रिसर्च करने लगा और उसको सीधा अप्रूवल कब मिला, तो अनुमति कब मिला, तो अनुमति का याद रखना है ना। केंद्र ने अनुमति कब दी, केंद्र ने अनुमति प्रदान की, कब की बेटा, तो 10 जनवरी को अनुमति प्रदान की। कब की केंद्र ने अनुमति प्रदान, तो केंद्र ने अनुमति प्रदान की 10 जनवरी को। कब की, 10 जनवरी 2008 को प्रस्तुत किया था, मतलब प्रस्तुत भी किया और अनुमति अप्रूवल भी हो गया। ठीक है, तो आप ये ऐसे याद रखो, यहाँ पे इस दिन केंद्र ने फिर इनकी सिफारिशों पे क्या किया, अप्रूवल कर दिया। अप्रूवल कर दिया, केंद्र ने कहा कि चलो स्वीकृत कर दिया, है ना, उनकी सिफारिशों को क्या है, स्वीकृति दी। ठीक है, ये कब दी, 10 जनवरी 2008 को। ऐसा प्रश्न आता है कि केंद्र ने अनुमति कब प्रदान की, 10 जनवरी 2008 को की, ये बात। अब देखे ना, अब मंजूरी तो दे दी, तो नए परिसीमन जब बनेगा तो उससे क्या हुआ, लोकसभा में जो आरक्षित जो सीटें थी उसकी संख्या बढ़ गई। जो 2002 में परिसीमन हुआ वहाँ पे 2002 चौथे नंबर का परिसीमन था, तो वो क्या जनसंख्या तब तक बढ़ चुकी थी। लास्ट परिसीमन 1973 को हुआ था, तीसरा परिसीमन आयोग, चौथा परिसीमन 2002 में हुआ। इससे क्या हुआ, अब आदमी जो है जनसंख्या बढ़ गई तो फिर सीटों की संख्या बढ़ गई, और सीटों की संख्या जो है जब बढ़ी तो उसके लिए एक आधार वर्ष निकाला गया, तो वो था 2001 की जनगणना को आधार माना, इसी को आधार माना। और 2002 में जब परिसीमन आयोग का गठन हुआ, ठीक है, तो उसने इसी के आंकड़े का प्रयोग किया और इससे क्या हुआ, लोकसभा और विधानसभा की संख्या में वृद्धि हो गई। इसकी संख्या में वृद्धि हो गई लोकसभा और विधानसभा के। क्लियर है, तो अब आगे देखिए। इतनी बातें तो क्लियर हो गई थी कि भाई 1973 में परिसीमन आयोग आया था, उसके बाद 2001 में जनगणना हुआ, तो 2002 में नया परिसीमन आयोग क्या किया, लेटेस्ट जनगणना के डेटा को उठाया और सीटों में वृद्धि कर दिया। ठीक है, अब परिसीमन आयोग ने देश में कुछ एक बात ये सामने आया कि इसमें कौन कौन, मतलब कहना चाहिए कि सदस्य होंगे, कौन कौन मेंबर होंगे। तो परिसीमन आयोग के सदस्यता की जब बात आई, तो इसमें कौन होगा सदस्य, ये वाला बात आया, क्योंकि क्वेश्चन आता है। तो देश में जो उस समय कहना चाहिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिंदा रहेंगे, जो उस कार्य को संभालते रहेंगे, देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सबसे पहले आप क्या करो, देश का चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे इसमें, ठीक, मेंबर में। दूसरा, इसके साथ में और कौन सदस्य हो सकता है, तो इसके साथ में सभी राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश के जो निर्वाचन है, तो यहाँ पे राज्य के निर्वाचन आयुक्त
केंद्र शासित जो प्रदेश है, अगर वहाँ पे भी तो चुनाव का व्यवस्था को कोई देखता होगा, वहाँ पे तो होगा ना। तो केंद्र शासित प्रदेश में भी जो निर्वाचन आयुक्त है वो भी इनके सदस्य होंगे। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त, राज्य के निर्वाचन आयुक्त तथा देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये सभी इसके सदस्य होंगे अध्यक्ष के अलावा। क्लियर हो गया? तो ये बातें आया। अब इसका काम क्या है, तो ये क्या करेगा, तो प्रत्येक जनगणना के बाद में ये लोकसभा और जो विधानसभा है जहाँ पे चुनाव होती है उसके सीमा का सीमांकन करेगा, क्षेत्र का क्या करेगा, अध्ययन करेगा, कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितनी जनसंख्या घटी, इस टाइप का। ठीक है, अब परिसीमन आयोग के बारे में एक ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ। क्या अगर इसने किसी भी प्रकार का डिसीजन दिया तो उस डिसीजन को कोई चुनौती दे सकता है क्या न्यायालय में? तो याद रखना, यहाँ पे नोट बना लो, तुम लोग नोट बना लो कि परिसीमन आयोग के निर्णय को, जो भी निर्णय लेगा वो, है ना, किसी भी न्यायालय में नहीं चुनौती दी जा सकती। मतलब ये जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल है परिसीमन आयोग। आप उसके डिसीजन को क्या कर सकते हो, किसी भी न्यायालय में आप पेश नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते, उस पर क्लेम नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात, लोकसभा और राज्य की विधानसभा में जो परिसीमन आयोग के आदेश होंगे उसमें भी ना तो लोकसभा कोई सुधार कर पाएगा और ना ही तो ना तो विधानसभा कोई सुधार कर पाएगा, ना तो संशोधन कर पाएगा। अंततः उसके पास में, लोकसभा के पास, विधानसभा के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, याद रखेंगे आप, कोई विकल्प नहीं है कि वो क्या कर सके, कि वे परिसीमन आयोग के निर्णय को बदल सके, निर्णय को परिवर्तित कर सके। उसे मानना ही पड़ेगा। परिसीमन आयोग संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 82 में उसका चर्चा है, संविधान में चर्चा है। हालांकि वो स्पष्ट नहीं बताता कि ये इसका पर्टिकुलर यही काम है, लेकिन अभी तक जो चलन आ रहा है, 4 परिसीमन आयोग गठन हो चुके हैं, है ना, 52, 62, 73, सन 2002। तो 2002 में जब हुआ तो 2001 की जनगणना का क्या किया, आधार माना। अब यहाँ पे ये बात तो समझ गए कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा को परिसीमन आयोग के कोई भी आयोग को, आदेश को किसी भी प्रकार का न तो सुधार कर पाएगा, ना संशोधन कर पाएगा, ना उसमें छेड़छाड़ कर पाएगा, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन याद एक बात आप रखेंगे कि जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित सीटों में परिवर्तन होगा। पॉइंट शुड बी नोटेड, पॉइंट शुड बी नोटेड, पॉइंट शुड बी नोटेड कि जनगणना के आधार पर जैसी जैसी जनसंख्या होगी, है ना, जनगणना में पता चल जाएगा कितनी जनसंख्या है, घटी है, बढ़ी है। अब मैं कोष्टक में यहाँ पे जनसंख्या लिख दे रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि जनगणना होगा तो जनसंख्या से उसका संबंध होगा, है ना। एससी का स्पेशल इनको अधिकार है, एससी को, और एसटी का जो सीटें होगा, कहाँ पे, लोकसभा में जो सीटें होगी या विधानसभा में जो सीटें होंगी, उन सीटों में परिवर्तन होगा। क्या होगा, लोकसभा विधानसभा के सीटों में परिवर्तन होगा। क्लियर हो गया ना? तो ये बात आप याद रखना कि भाई सारे निर्णय जो भी लिए जाएंगे वो किसके आधार पे होगा, तो जनगणना, लेटेस्ट जनगणना के आधार पे। तो यहाँ पे याद रखना आप लेटेस्ट सेंसस को याद रखना, ठीक है, लेटेस्ट जनगणना के आधार पर,
ठीक है। तो लेटेस्ट जनगणना के आधार पर जो भी जनसंख्याएं रहेंगी उसके आधार पर आप क्या करेंगे, आप भूलेंगे नहीं कि लेटेस्ट जनगणना के आधार पर ही एसटी और एससी का जो सीट है उसमें परिवर्तन होगा। तो ये क्लियर हो गया। परिसीमन आयोग का पूरा डाटा आप लोग जान जाओगे। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। सन 2002 में आयोग का गठन हुआ, लेटेस्ट आयोग का। ये कौन सा नंबर का था? चौथा। कौन सा नंबर का? चौथा। इसके बाद में परिसीमन में छेड़छाड़ हुआ और 2001 के जनगणना को क्या किया, इसी गणना का आधार बनाया गया। आधार किस गणना को बनाया गया? 2001 की डाटा का। अब सीटों में परिवर्तन होने लगा। जो लोकसभा सीटें थी, जो विधानसभा सीटें थी, उसमें परिवर्तन होने लगा और ये सीट जो है लोकसभा के और विधानसभा के वो बढ़ गए। किसके किसके लिए? तो एसटी के लिए और एससी के लिए। अगर अनुसूचित जाति की मैं बात बताऊं तो देखिए, अब समझना इस बात को। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एससी, ठीक है। एससी अर्थात अनुसूचित जाति के बारे में बता रहा हूँ मैं। अनुसूचित जाति, इसके सीटों में परिवर्तन हो गया। कब? जब 2002 में चौथा नंबर का परिसीमन आयोग का गठन हुआ और इन्होंने क्या किया, 2001 के डाटा को उठाया। किस डेटा को उठाया? तो 2001 के सेंसस के डेटा को उठाया, तो सीटों में परिवर्तन हो गया। जो सीटें पहले 79 थी, कितनी थी लीलेश? जो सीटें 79 थी कुसुम, वो कितना हुआ बेटा? वो 84 हो गया। कितना? यहाँ पे देखो, सीटों में जनसंख्या में वृद्धि हुई तो सीटों में वृद्धि हो गई। और जो जनजाति का जो सीट था एसटी का, ये फिर से बढ़ गया। ठीक है, तो अपन एसटी का देखते हैं, अर्थात अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो इनके सीटों में भी वृद्धि देखने को मिला। ये बताया ना कि भैया ना तो लोकसभा बदल सकता है ना विधानसभा बदल सकता है, केवल ये की स्थिति है कि जनगणना के डाटा में ही ये सीटें बदलेगी। ठीक है, तो जो सीटें पहले 41 थी वो बढ़ के आज 47 हो गई। ठीक है, तो इसी डेटा को पूछा जाता है कि एससी को कितना लोकसभा सीट मिला, इतना मिला, एससी को इतना, एसटी को इतना। तो ये अनुसूचित जाति और ये हमारे एसटी लोगों के लिए है। ठीक है, तो 84 ये किसके लिए? एससी के लिए, लोकसभा में। किसमें? तो लोक सभा में। और ये किसके लिए है? तो ये एसटी के लिए। कहाँ पे? लोकसभा में। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आएगा, अच्छे से रिवीजन करना बस। अब देखो, कुछ बातें ऐसी आई, कुछ बातें ऐसी पूछी गई कि किन राज्यों में परिसीमन नहीं हुआ, परिसीमन नहीं हो पाया। कुछ कुछ राज्यों में क्या राजनीतिक उथल पुथल चल रहा था, कुछ कुछ जगह में तो नहीं हो पाया था। ठीक है, तो किन किन राज्यों में नहीं हो पाया था, उन राज्यों का अपन यहाँ पे क्या करेंगे, नाम देखेंगे और उन राज्यों का हम चर्चा करेंगे। देखिए, 2002 में जब परिसीमन आयोग का गठन हुआ था ना, तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें आने लगी। ठीक है, तो नहीं हो पाया। कम से कम एक तो असम था, दूसरा मणिपुर, मतलब अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड और नाझा। ठीक है, तो 5 ऐसे राज्य थे जहाँ पे परिसीमन नहीं हो पाया, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे असम लिखा हूँ। नाझा। ठीक है, नाझा, नाझा, नाझा। ठीक है, तो असम,
मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, झारखंड, ये राज्यों में नहीं हो पाया। लेकिन ये जो टोटल 5 राज्य है वहाँ पे क्यों नहीं हो पाया, क्या ऐसी कारण थी? तो कारण तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2 प्रमुख कारण आपको बता रहा हूँ। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र थे, पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब आपका पूर्व उत्तर वाला, बीच वाला, उसके चारों राज्यों में लोकल विरोध होने लगा, स्थानीय विरोध हुआ और अदालत वहाँ पे बार बार स्थगित होने लगा। वहाँ पे जो कोर्ट है, कोर्ट ने अपना डिसीजन नहीं दे पाया, इसीलिए नहीं हो पाया। पूर्वोत्तर राज्य में ये ऊपर के 4, ये टोटल 4 जो राज्य है, ठीक है, ये यहाँ से लेके नागालैंड तक, तो यहाँ पे नहीं हो पाया। इसका रीज़न क्या था? तो स्थानीय विरोध, स्थानीय विरोध हुआ एक रीज़न, और दूसरा रीज़न ये था कि लगातार जो अदालतें थीं, स्थानीय विरोध के कारण अदालतों का क्या हुआ, स्थगन भी होता रहा। ठीक है, तो अदालत लग ही नहीं पाता था। तो 2 ये प्रमुख था कि ये चारों राज्यों में परिसीमन नहीं हो पाया। जबकि अगर हम झारखंड के संदर्भ में देखें तो क्या रीज़न था, तो झारखंड के क्या कारण था? तो झारखंड में उस समय सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण, भाई आरक्षित सीटें क्यों कम हो रहा है, आरक्षित सीटें बढ़नी चाहिए, तो ये वाला वहाँ पे झगड़ा हुआ और दिक्कत आया, तो ये परिसीमन पूरा नहीं हो पाया। तो यहाँ पे लिखो आप कि सरकारी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, है ना, सरकारी पॉलिसी के विपरीत, अपोजिट, आरक्षित सीटें कम होने के कारण। ठीक है, तो ये कारण था जिस कारण से झारखंड में भी सरकारी पॉलिसी के विपरीत आरक्षित सीटें वहाँ कम होने लगी। इस कारण से यहाँ पे परिसीमन नहीं हो पाया। तो परिसीमन आयोग को मैंने जितना बताया आप उसी को करो, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैंने बताया उसको शिद्दत से करो, अच्छे से समझदारी से करो। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, दिमाग में कुछ भी दिक्कत हो, अगर कोई डाउट लगता है मुझसे पूछो, और एक्स्ट्रा में समय बर्बाद ना करो। जितना मैंने परिसीमन आयोग बताया है उससे ही क्वेश्चन पूरा आपका आएगा, और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लो, वैसे आप देख लो पूरा संविधान मैंने यहाँ पे परिसीमन आयोग का पूरा बताया कि सीमा में परिवर्तन, परिधन सीमा परिवर्तन अर्थात किस में, तो सीमा में संविधान में स्पष्ट कार्यों का कोई जानकारी नहीं मिलता, परंतु अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा विधानसभा का जो क्षेत्र है, जो जहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र है, उसका या तो विभाजन होगा या उसको चेंज कर दिया जाएगा, दूसरे क्षेत्र में बदल दिया जाएगा, या 2 क्षेत्रों को आपस में या 2 से अधिक को मिला दिया जाएगा। ये 82 में है। तो पूरा सारा चीज़ मैंने यहाँ पे बताया। फिर संशोधन कब हुआ, फिर कैसे कैसे बता, किस तारीख को स्वीकृति प्रदान की, फिर उसके बाद में मैंने बताया परिसीमन आयोग के बारे में कितने कितने क्या क्या सदस्य कहाँ से होंगे। परिसीमन आयोग के निर्णय किसी भी न्यायालय में चुनौती आप नहीं दे सकते, अर्थात उसको लोकसभा को भी मानना पड़ेगा, विधानसभा को भी मानना पड़ेगा। ये सब बातें बताया। जनगणना के आधार पर बस ST SC की सीटों में वृद्धि होगी या फिर परिवर्तन होगी, ये चीज़ें देखने को मिलता है। और मैंने डाटा भी बताया, जब 4था परिसीमन आयोग, 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ कितने बार, 4 बार। ये पूरा यहाँ पे बताया हूँ 52, 62, 73, 2002। तो ये सब डेटा उटा के बारे में भी मैंने बताया, है ना, कोई कमी नहीं है। बस आपके में कमी है तो आपके रिवीजन की। पूरा यहाँ पे किन राज्यों में परिसीमन नहीं हो सका उसको भी मैंने पूरा बता दिया। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हो और कितना आगे बढ़ने की चाह रखते हो। ठीक है, वंदे मातरम।